दिस इज रोशन हियर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की मैथ्स का चैप्टर 1 जो समुच्चय पढ़ रहे थे उसी के कुछ पार्ट कुछ कॉन्सेप्ट जो बचे हुए थे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों को लगता होगा कि मैं कॉन्सेप्ट की ही बात करता हूं, तो मैं कॉन्सेप्ट की ही बात करता हूं क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर पाएंगे। तो इट इज़ कंपलसरी फॉर एवरीवन दैट फर्स्ट यू हैव टू लर्न ऑल कॉन्सेप्ट एंड देन यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। ओके, तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट कुछ बचा हुआ था। मैंने समुच्चय के बारे में बता दिया था, उप समुच्चय के बारे में भी बताया था और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने रिलेट कर दी हैं। अब यहाँ पे दो तीन कॉन्सेप्ट हैं जैसे घात समुच्चय, अंतराल, सार्वत्रिक समुच्चय, ये पढ़ना है। तो घात समुच्चय हम बताते हैं। देखिए घात समुच्चय क्या होता है, अब इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ऐसा समुच्चय जिसमें घात हो, है ना। तो घात समुच्चय जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास एक समुच्चय है ये, ठीक है। अब इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं? सबसे पहले तो 5 जो रिक्त समुच्चय होता है वो हर एक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और दूसरा वह सेट खुद, वह समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है। इसके अलावा इसके अवयवों को लेके भी हम उप समुच्चय बना सकते हैं। ये तो कुल कितने बन गए? 4। तो ये सभी का संग्रह, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सारे उप समुच्चय हों, ठीक है। किसी सेट के सारे उप समुच्चय का जो संग्रह होता है वो कहलाता है उस सेट का पावर सेट या घात समुच्चय। इसको क्या बोलते हैं? पावर सेट, ठीक है। तो ए का पावर सेट क्या हो जाएगा? उसमें ए के जितने उप समुच्चय बन रहे हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं, ठीक है, आ जाएंगे। तो इस तरह से ये इसका क्या हो गया? पावर सेट हो गया, ठीक है। आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि इस सेट के कितने पावर सेट बनेंगे। देखो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? हमारे सेट ए में एलिमेंट हैं 2, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? तो उसका एक फार्मूला कह सकते हैं 2 की पावर m होता है। m कहाँ क्या कहलाता है? जो ये नंबर दी गई है, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं वो कहलाता है m। तो कितने एलिमेंट हैं? 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, तो हमारे a के पावर सेट में कुल कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 4। ये हमको पता चल गया। तो ये समझ में आ गया, घात समुच्चय आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अंतराल के बारे में, ठीक है। अब हम अंतराल पढ़ते हैं, ठीक है। अंतराल क्या होता है? अंतराल होते हैं एक होता है बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल, एक होता है खुला अंतराल, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल, और इसी तरह से हो जाते हैं अर्ध विवृत, मतलब आधा खुला, ठीक है, अर्ध विवृत अंतराल, आधा खुला। तो जो अर्ध विवृत अंतराल होता है, देखो बंद अंतराल को हम कैसे दिखाते हैं? बंद अंतराल को हम दिखाते हैं ऐसे। यहाँ पे हमने एक सांकेतिक रूप से 2 एलिमेंट ले लिए हैं ए बी, ठीक है। खुले अंतराल को हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे। अर्ध विवृत अंतराल को ऐसे दिखाएंगे, ये ऐसा भी हो सकता है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बंद अंतराल का मतलब होता है यहाँ पे ये कोई 2 अवयव हैं, कोई 2 संख्याएं हैं, ठीक है ना, कोई 2 हो सकती हैं। बंद अंतराल का मतलब है, इसका मतलब है कि इसमें ए व बी दोनों शामिल हैं, ठीक है। ए और बी भी शामिल हैं और इसके बीच में आने वाली जो भी संख्याएं हैं वो भी शामिल होंगी, ठीक है। इसका मतलब होता है खुला अंतराल, इसमें ए और बी शामिल नहीं है,
केवल इसके बीच में आने वाली संख्याएं शामिल होंगी बस। इसका मतलब है ए शामिल नहीं है, बी शामिल है, ठीक है। इसमें ए शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है। ओके, ये समझ में आया? समझ में आ गया है कि नहीं आया, ये बताइए। यदि आ गया हो तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, बताया करिए। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको कैसा लगता है वीडियो, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताया करो, ठीक है ना। इससे मोटिवेशन मिलता है, और नहीं बताओगे तो लगता है कि वीडियो मेरा यूज़फुल है आपके लिए कि नहीं है, डाउट हो जाता है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है, अब हम पढ़ने वाले हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत सभी समुच्चय आ जाएं, सभी समुच्चय उसके अंदर इंक्लूड हो जाएं, तो वो कहलाता है सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। अलग अलग कंडीशन में सार्वत्रिक समुच्चय अलग अलग होता है, और जनरली हम सार्वत्रिक समुच्चय को यू से दिखाते हैं। किससे? यू से, है ना। यू से हम दिखाते हैं। हमारे पास एक समुच्चय है, मान लो ए, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। इसके कुछ एलिमेंट को हमने ले लिया और दो समुच्चय बना लिए हम। ए, उसमें एक एलिमेंट है 1 2 और एक क्यू है, उसमें एलिमेंट है 3 4। चूँकि इसके एलिमेंट इससे बिलोंग करते हैं, इसलिए ये क्या हो गए, दोनों इसके उप समुच्चय हो गए। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों के एलिमेंट इसके अंदर हैं, ये दोनों समुच्चय इसके अंदर इंक्लूड हैं, तो हम ये दोनों समुच्चयों के लिए कह सकते हैं कि ए हमारा सार्वत्रिक समुच्चय है, क्योंकि ये दोनों समुच्चय को अपने अंदर रखता है। ठीक इसी प्रकार से जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर हर तरह के समुच्चय को रखता है। वो परिमेय संख्याओं के समुच्चय को भी रखता है, वो पूर्णांकों के समुच्चय को भी रखता है, वो धन परिमेय संख्याओं को भी रखता है, धनात्मक पूर्णांक को भी रखता है, ऋणात्मक पूर्णांक को भी रखता है, जीरो को भी रखता है। तो हम रियल नंबर जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय ले लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी, जैसे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये सार्वत्रिक समुच्चय है ना। और एक समुच्चय हो गया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यदि हम देखें तो ये भी किस में आ जाता है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इसके लिए ये हो जाएगा क्या, सार्वत्रिक समुच्चय। लेकिन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जैसे सम संख्याओं के समुच्चय के लिए, विषम संख्याओं के समुच्चय के लिए, अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के लिए, भाज्य संख्याओं के समुच्चय के लिए क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय। क्यों? क्योंकि ये सारे समुच्चयों को अपने अंदर इंक्लूड करता है, अपने अंदर रखता है। ओके, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ओके, तो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगा। आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ओके।